नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल आर के स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की वीडियो में हम प्राचीन भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। यह टॉपिक सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्षों पहले से माना जाता रहा कि हमारी संस्कृति की शुरुआत वैदिक युग से होती है, परंतु 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा सिंधु सभ्यता की खोज ने इस बात को झुठला दिया और हमारी सभ्यता और संस्कृति को विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक होने का गौरव प्रदान किया। आपको बता दूं कि सिंधु सभ्यता से संबंधित टीलों की खोज सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन द्वारा 1826 में की गई थी तथा ब्राइट बंधुओं, जिसमें जेम्स ब्राइट और विलियम ब्राइट दो इंजीनियर भाई थे, के नेतृत्व में जब लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इन टीलों की एक विस्तृत संरचना प्राप्त हुई। इसी क्रम में भारतीय पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम को यहाँ बुलाया गया। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 से 56 व 1862 से 63 में 2 बार यहाँ का दौरा किया और स्पष्ट किया कि यह कोई नवीन सभ्यता नहीं है, बल्कि विकास का वही अगला चरण है जो प्रागैतिहासिक काल से आगे बढ़ रहा है। अलेक्जेंडर कनिंघम को ही भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता कहा जाता है। इसी क्रम में 1872 में पहली बार चार्ल्स मेसन ने ही यह संभावना व्यक्त की कि टीलों की संरचना जितनी उन्नत है वह प्रागैतिहासिक विकास के क्रम से संबंधित नहीं हो सकती हैं। अतः अंत में यह निष्कर्ष निकल कर आया कि यह सभ्यता प्रागैतिहासिक काल से संबंधित न होकर आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है, क्योंकि इसका नगर नियोजन उन्नत किस्म का था और इस सभ्यता के लोगों ने एक लिपि भी विकसित की थी जिसे ब्रास्टोफिंडम कहा गया है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। यह लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी गई है तथा इस लिपि का पहला साक्ष्य 1853 में प्राप्त हुआ। नामकरण। सिंधु घाटी सभ्यता का एक नहीं एक से ज़्यादा नाम है, जैसे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, ये प्रथम नगरीय सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, इस सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खोज हुई थी। सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास केंद्रित थे, अतः इसे सिंधु सभ्यता कहा गया। परंतु बाद में अन्य क्षेत्रों से भी स्थलों की खोज होने से अब इसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम यह नहीं रह गया है। सिंधु सरस्वती सभ्यता, इस सभ्यता की 80% बस्तियां सिंधु तथा गंगा के बीच के मैदान में स्थित हैं, जहां कभी सरस्वती नदी बहती थी। अब यह सरस्वती नदी लुप्त हो गई है। इससे स्पष्ट है कि हड़प्पा सभ्यता का मुख्य क्षेत्र सिंधु घाटी नहीं बल्कि सरस्वती तथा उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में था, जो सिंधु तथा गंगा के बीच में स्थित था। इसलिए कुछ विद्वान इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। कांस्ययुगीन सभ्यता, इस सभ्यता के लोगों ने पहली बार तांबे में टिन मिलाकर कांसा तैयार किया, अतः इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। 5वां, प्रथम नगरीय सभ्यता या क्रांति। सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है क्योंकि भारत में पहली बार नगरों का उदय इसी सभ्यता में देखने को मिलता है। हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम निर्धारण। हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड है उसको लेकर भी विद्वानों में अलग अलग मत है। पहला, 3500 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक। यह कालक्रम कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा निर्धारित किया गया है तथा इसके 3 चरण हैं। अगला 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। यह कालक्रम सर मॉर्टिमर व्हीलर द्वारा निर्धारित किया गया है क्योंकि मेसोपोटामिया के शासक सारगोन के काल में सिंधु सभ्यता का व्यापार चरम अवस्था में था, अतः इसकी निम्न सीमा 2500 ईसा पूर्व तथा उच्च सीमा 1500 ईसा पूर्व या 1500 ईसा पूर्व से ऋग्वेद का काल प्रारंभ होता है, अतः यह इसकी उच्च सीमा है। अगला 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। यह कालक्रम श्री डी.पी. अग्रवाल द्वारा निर्धारित किया गया है। उनके मतानुसार 1750 ईसा पूर्व से इस सभ्यता का पतन प्रारंभ हो गया और 1500 ईसा पूर्व तक आते आते यह सभ्यता पूरी नष्ट हो गई। अगला 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक। यह कालक्रम सर जॉन मार्शल द्वारा निर्धारित किया गया है।
जिन्होंने मोहनजोदड़ो में व्यापक उत्खनन का कार्य किए थे। अगला कालक्रम 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। यह कालक्रम सर मैके द्वारा निर्धारित किया गया है। इन्होंने मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कराया था। अगला 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। यह कालक्रम MS वत्स द्वारा निर्धारित किया गया है। इन्होंने हड़प्पा का उत्खनन कार्य करवाया था। अगला 2900 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक। यह कालक्रम डेल्स द्वारा निर्धारित कालक्रम है। हड़प्पा सभ्यता का उद्भव या हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति। हड़प्पा सभ्यता के उद्भव में भी विद्वानों द्वारा दो अलग अलग धारणाएं प्रस्तुत की गई हैं, जिनमें पहली धारणा विदेशी उद्भव का मत तथा दूसरी धारणा स्वदेशी उद्भव का मत। विदेशी उद्भव मत मानने वाले इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु सभ्यता का उद्भव मेसोपोटामिया के सुमेरियन सभ्यता से हुआ। इस सभ्यता के तत्व मिस्र होते हुए यहाँ तक पहुँचे। जबकि स्वदेशी उद्भव मत को मानने वाले इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु सभ्यता का उद्भव बलूच, सिंधु तथा सोथी संस्कृति से हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। हड़प्पा सभ्यता के स्तरों में सबसे उत्तरी स्थल जम्मू कश्मीर में स्थित मांडा है, जबकि सबसे दक्षिणी स्थल महाराष्ट्र में गोदावरी की सहायक नदी परवरा नदी के तट पर, जो गोदावरी की सहायक है परवरा नदी के तट पर है दहमाबाद सबसे दक्षिणी स्थल, तथा सबसे पश्चिमी स्थल वर्तमान पाकिस्तान में दास की नदी के किनारे सुदका कैंडोर है, एवं सबसे पूर्वी स्थल मेरठ में हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर है। यह सभ्यता एक त्रिभुजाकार में फैली थी। इस प्रकार हम देख सकते हैं सबसे उत्तरी बिंदु मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर स्थित है। सबसे दक्षिणी बिंदु दहमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में परवरा नदी के तट पर स्थित है। सबसे पश्चिमी बिंदु सूदका कैंडोर, जो कि पाकिस्तान में दास की नदी के किनारे स्थित है, तथा सबसे पूर्वी बिंदु मेरठ में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल है। हड़प्पा सभ्यता का समाज या हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन। यह समाज संभवतः मातृसत्तात्मक था। समाज 4 वर्गों पुरोहित, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग में विभाजित था। संभवतः दास प्रथा का भी चलन था। आर्थिक जीवन अत्यंत विकसित अवस्था में था। आर्थिक जीवन के प्रमुख आधार कृषि, पशुपालन, शिल्प व व्यापार थे। हड़प्पा सभ्यता में माप की दशमलव प्रणाली तथा मापतौल की इकाई 16 के गुणक में होती थी। हड़प्पावासी साज सज्जा पर विशेष ध्यान देते थे। स्त्री एवं पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे। इस सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रवृत्ति के होते थे। इस सभ्यता में लोग सूती व ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे तथा मनोरंजन के लिए चौपड़ व पासा खेलते थे। तो इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख सामाजिक जीवन से जुड़े जो बिंदु हैं वह हमने पढ़ लिए हैं। अगला हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए सबसे ज़्यादा जानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता एक उन्नत नगरीय सभ्यता थी। लगभग सभी नगर 2 भागों में विकसित थे। पहला पश्चिमी भाग, दूसरा पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग अपेक्षाकृत ऊंचे किंतु छोटे होते थे। इन भागों पर किले अथवा दुर्ग स्थित थे तथा चारों ओर सुरक्षा दीवार का निर्माण किया जाता था, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता था कि यहाँ शासक वर्ग निवास करता रहा होगा। पूर्वी भाग, यह टीला अपेक्षाकृत बड़ा था। इसमें सामान्य नागरिक, व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर और श्रमिक रहते थे तथा पूर्वी भाग में सुरक्षा दीवार नहीं पाई जाती थी। इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कालीबंगा का नगर क्षेत्र भी रक्षा दीवार से युक्त था। जो पूर्वी भाग है कालीबंगा का, वह भी सुरक्षा दीवार से युक्त था। लोथल और सुतकुद्दा में अलग अलग 2 टीले नहीं थे।
बल्कि संपूर्ण क्षेत्र को एक सुरक्षा दीवार से घेरा गया था, जबकि चनहुदड़ो एकमात्र ऐसा नगर है जो दुर्गीकृत या सुरक्षा दीवार नहीं है जिसमें, जबकि धौलावीरा का नगर 3 भागों में विभाजित था। अगला, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नगरों तथा घरों के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। ग्रिड पद्धति कुछ इस तरह से ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। सड़कों के किनारे जल निकासी हेतु नालियां होती थी, जो कि नालियां ऊपर से ढकी होती थी। प्रत्येक घर में रसोई घर तथा एक स्नानागार अवश्य होता था। अधिकांश घरों के आंगनों में कुएं के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। सामान्यतः घरों की खिड़की व दरवाजे मुख्य सड़क पर न खुलकर पीछे गलियों में खुलते थे, जिसका अपवाद लोथल है, क्योंकि लोथल में ऐसे घर प्राप्त हुए हैं जिनका दरवाजा मुख्य सड़क की ओर ही खुलता है। तो इस प्रकार हमने हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ लिया है। अगला, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल वह किन नदी के किनारे स्थित हैं, उनकी खोज किसके द्वारा की गई थी तथा वहां से क्या क्या प्राप्त हुआ है। सभी परीक्षाओं में अधिकतर यहीं से प्रश्न बनते हैं कि किस नदी के किनारे कौन सा स्थल है, खोज कब हुई थी और वहां से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो शुरू करते हैं। पहला, हड़प्पा। यह वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, रावी नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज दयाराम साहनी द्वारा 1921 में की गई थी तथा यहाँ से देवदार की लकड़ी की कब्र, जिसका नाम R37 रखा गया, तांबे की इक्का गाड़ी तथा वस्त्र पहने हुए मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। मोहनजोदड़ो भी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है और यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज रखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। यहाँ से विशाल अन्नागार, कांसे की नर्तकी की मूर्ति तथा पुष्पतिनाथ के अंकन वाली एक मोहर प्राप्त हुई, जिसमें पुष्पतिनाथ के दाहिनी ओर हाथी और बाघ तथा बाईं ओर भैंस और गेंडे का चित्र मिलता है। मोहनजोदड़ो ही वही स्थल है जहां सर्वाधिक मोहरें प्राप्त हुई हैं। अगला, चनहुदड़ो। यह भी वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज गोपाल मजूमदार ने वर्ष 1931 में की थी। चनहुदड़ो से कंघी, लिपस्टिक, मनका और अन्य प्रसाधन सामग्री प्राप्त हुई है। यहीं से कांसे की बैलगाड़ी भी प्राप्त हुई है और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। अगला, कालीबंगा। कालीबंगन। यह वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, जो कि घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। इस स्थल की खोज बीबी लाल एवं BK थापड़ द्वारा 1953 में की गई है। कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियों से है। इस स्थल से अग्नि वेदिकाएं, जुते हुए खेत, कांच व मिट्टी की चूड़ियां प्राप्त हुई हैं। अगला स्थल लोथल। यह गुजरात का अहमदाबाद जिला है। यह भोगवान नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज रंगनाथ राव द्वारा 1953 से 54 में की गई है। लोथल से बंदरगाह होने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कि लोथल एक बंदरगाह था। धान व बाजरे का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। छोटा दिशा मापक यंत्र, जिसे हम कंपास कहते हैं, तथा मन का बनाने का कारखाना तथा फारसी मोहर भी प्राप्त हुई है। अगला, धौलावीरा। यह वर्तमान में गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह लोनी नदी के तट पर स्थित है तथा इसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1990 में की थी। धौलावीरा से हमें स्टेडियम, खेल के मैदान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा की जल निकासी सर्वोत्तम किस्म की थी। यहाँ जल संरक्षण के लिए 16 जलाशयों का भी निर्माण किया गया था। अगला, रोपड़। यह पंजाब का रोपड़ जिला है। यह सतलज नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 से 56 में की तथा स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले यहीं उत्खनन कार्य किया गया था। यहाँ से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला स्थल है बनवाली। यह स्थल रंगोई
सरस्वती नदी के तट पर नहीं बल्कि रंगोली नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज भी रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा 1974 में की गई थी। यहाँ से मिट्टी से निर्मित हल्की आकृति प्राप्त हुई है। अगला राखीगढ़ी, यह हरियाणा का हिसार जिले में स्थित है, घग्गर नदी के तट पर स्थित है तथा इसकी खोज सूरजभान ने 1969 में की थी। यह स्थल भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है तथा यहाँ से ताम्र उपकरण प्राप्त हुए थे। तो इस प्रकार सभी महत्वपूर्ण स्थलों को और उनसे मिले साक्ष्यों को हमने पढ़ लिया है। तो अब अंत में हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। हड़प्पा सभ्यता के जो पतन है उनके कारणों में भी अलग अलग विद्वानों की अलग अलग अवधारणाएं हैं, जिनमें पहला विदेशी आक्रमण, बाढ़, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदा जैसे महामारी, सूखा आदि हैं। तो विदेशी आक्रमण, कुछ विद्वानों ने सिंधु सभ्यता के पतन का कारण आर्यों का आक्रमण माना है, लेकिन कुछ विद्वानों ने इसे केवल एक मिथक माना है, क्योंकि यहाँ से किसी आक्रमण या सामूहिक अप्रवास की कोई पुरातात्विक जैविक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इस अवधि में पाए गए सभी नरकंकाल एक ही समूह के लोगों के हैं, अर्थात कोई आक्रमण होता तो अन्य लोग भी मारे जाते। अगला बाढ़, कुछ विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण बाढ़ को माना है। उनके अनुसार मोहनजोदड़ो में 7 बार बाढ़ आई, क्योंकि इसकी खुदाई से इसके 7 स्तरों का पता चलता है। धीरे धीरे लोग नगर छोड़कर अन्यत्र चले गए और यहाँ पतन हो गया। अगला कारण जलवायु परिवर्तन, कुछ विद्वानों के अनुसार जंगलों की अत्यधिक कटाई के कारण जलवायु में परिवर्तन आया। राजस्थान के क्षेत्र में जहाँ पहले बहुत वर्षा होती थी, वर्षा कम होने लगी, अतः सभ्यता धीरे धीरे नष्ट हो गई। अगला कारण प्राकृतिक आपदा, महामारी जैसे मलेरिया। अमेरिकी इतिहासकार कैनेडी ने यह सिद्ध कर दिया है कि मोहनजोदड़ो के नरकंकाल मलेरिया जैसी किसी बीमारी से ग्रसित थे और इसी कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। अंतिम कारण सूखा, कुछ विद्वानों का मानना है कि बारिश कम होने से यहाँ सूखा पड़ने लगा, जिससे लोग यह नगर छोड़कर चले गए और धीरे धीरे यह नगर नष्ट हो गए। तो इस प्रकार हमने हड़प्पा सभ्यता को पूरा पढ़ लिया है और मुझे पूरी उम्मीद है आप यह एक ही वीडियो देखने से पूरी हड़प्पा सभ्यता को समझ जाएंगे और इससे जुड़े जो भी प्रश्न परीक्षा में आएंगे आप उन्हें भी आसानी से कर पाएंगे। तो वीडियो को शेयर एवं लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद आप सभी का, आप अंत तक मेरे साथ बने रहें।